पच्चीस अगस्त 2017 की घटना को लेकर जो जानकारी मैंने आपको अभी तक दी है, ये डेरा सच्चा सौदा की संगत के एंड से है और पुलिस या सरकार या जो भी अलग सोर्सेस आपके पास जानकारियों के हैं वो पहले से अवेलेबल है। हमें समझना है कि प्लान बी क्या था और प्लान सी क्या था और क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये प्लान फेल हो गया। इसे समझने के लिए आपको अलग अलग जांच रिपोर्ट देखनी होगी और जो हुआ मतलब घटना के बाद उसे समझना होगा। सबसे पहले हम हरियाणा पुलिस की जांच पे आते हैं। हरियाणा पुलिस ने जो दावा किया कि 17 अगस्त 2017 के दिन हनीप्रीत की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है डेरे में और इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि अगर हजूर पिताजी के पक्ष में फैसला नहीं आता तो कैसे आगजनी करनी है, कैसे तोड़फोड़ करनी है और कैसे कथित तौर पे सरकार का तख्ता पलट करना है। ये हरियाणा पुलिस ने कहा। हरियाणा पुलिस की जो मास्टर एफआईआर है, मतलब सबसे मेन एफआईआर जिसपे सारी जांच हो रही है, वो कैसे दर्ज हुई वो भी समझिए। 5 सेक्टर में एक पत्रकार ने डॉक्टर आदित्य को कहते सुन लिया कि भाई ऐसे ऐसे करो और आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो, कुछ लोगों को कहा और उसने ये खबर सारी अखबार में छाप दी। हाई कोर्ट ने ये खबर पढ़ ली और हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया। फिर ये तरीके से इस अखबार की न्यूज के बेसिस पे पत्रकार को मेन बेस बनाया गया और उसकी इंफॉर्मेशन पे ये एफआईआर दर्ज हो गई। अब इस डॉक्टर आदित्य के बोलने से ये सारी एफआईआर काम कर रही है। अभी ये कोई साजिश है और ये लोग जो पंचकुला में आए थे ये प्री प्लान्ड थे और इनको पहले से ऑर्डर था भी आगजनी करनी है। अब ये केस हरियाणा पुलिस ने देशद्रोह का बनाया डेरा के कुछ प्रबंधकों पे। इसे इस तरह समझिए कि मीटिंग के अंदर मान लो 50 लोग अवेलेबल थे या 60 लोग अवेलेबल थे, तो उसमें से 25 लोगों पे ही केस बना, बाकी जो 35 या 25 थे वो छोड़ दिए गए। मतलब ये सिलेक्टिव था, सभी पे नहीं बना। सिरसा में आएंगे तो सिरसा में एक सरकारी मिल्क प्लांट था, एक बिजली बोर्ड का ग्रिड था, छोटा सा सब स्टेशन कह सकते हैं, और तीसरा किसी पत्रकार की गाड़ी जली थी। ये 3 केस मेन थे सिरसा में और जांच में मतलब पंचकुला से इसे कनेक्ट नहीं किया गया, इसे अलग रखा गया। बाकी हरियाणा में अलग अलग जिलों में जो कुछ भी हुआ वो अलग अलग एफआईआर इंडिपेंडेंट चली और उसकी जांच रिपोर्ट इंडिपेंडेंट थानों ने अपने अपनी कंसर्न कोर्ट में दे दी। अब इस सब में हरियाणा पुलिस को यह साबित करना था कि जो तोड़फोड़ हुई ये किसने की। मतलब किसी व्यक्ति को उसने देखा भी इस व्यक्ति ने इसको मारा, तो ये मतलब हमारे सामने है या ये सबूत है, तो ये साबित करना था। तो हरियाणा पुलिस अभी तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाई। कुछ रिपोर्ट्स हमें ऐसी मिली जो पत्रकारों की गाड़ियां जलाई गई, उसमें पत्रकारों ने आरोपियों से पैसा वसूल लिया बैकडोर और तरीके से कोर्ट में वो केस पैचअप हो गए। अब कुल मिला के अभी तक हरियाणा पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि 17 अगस्त के दिन हनीप्रीत की अध्यक्षता में कोई मीटिंग हुई थी या नहीं हुई। जो गवाह हरियाणा पुलिस प्रस्तुत कर रही है वो पुलिस वाला ही है जो डेरे में गनमैन था। अब कानून के हिसाब से उस पुलिस वाले की इंफॉर्मेशन तो काम कर सकती है, लेकिन कोर्ट में उसकी गवाही रिलायबल नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो स्टेट से सैलरी ले रहा है और स्टेट कंप्रोमाइज करवा के उसे कुछ भी बुलवा सकता है। उसकी गवाही तब मानी जाएगी जब वो हरियाणा पुलिस में ना हो। तो कहने का सिंपल सा मतलब है भी कोई भी केस हरियाणा पुलिस जो पेंडिंग है वो प्रूव नहीं कर सकती और बाकी जो बरी हो गए हैं वो हो ही गए हैं। ये हरियाणा पुलिस की जांच है। दूसरी तरफ क्या है भी हाई कोर्ट ने मतलब संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद कह सकते हैं भी डेरे पे जांच बिठा दी। उसमें डेरे के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और डेरे का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर,
प्रॉपर्टी है, इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स और इसके अलावा मतलब मिलिट्री एक तरह से। तो 3 खबरें आपने सुनी होगी। पहला, डेरे के अंदर हथियारों का जखीरा है। अब ये इंटरेस्ट था मिलिट्री का, इस हथियारों के जखीरे को हमें जब्त करना है, खत्म करना है। दूसरा था भी इस डेरे में जमीनों के नीचे सैकड़ों नरकंकाल दफन है। ये इंटरेस्ट है इंटरनल सिक्योरिटी जो देश की है, भी ये हमारे नागरिक मार के गाड़ दिए गए, भी इनको ढूंढो कौन लोग हैं ये मरे हैं और किसने मारे हैं। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर चलती है, जिसमें सारी एजेंसियां नीचे आ जाती हैं, तो ये उन्होंने करना था। तीसरा था भी डेरे में बेहिसाब पैसा है, मतलब करेंसी नोट्स हैं या सोना चांदी गोल्ड बॉन्ड्स इस तरह की चीजें हैं, तो ये सब पकड़ना है इनकम टैक्स ने। चौथा है कि डेरे की संपत्ति गैर कानूनी है, बेनामी है, ये सब चीजें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ ली। तो 4 स्टेज पे ये इंक्वायरी चल रही है अलग अलग, और ये हाई कोर्ट अपनी निगरानी में करवा रही है, इसमें हरियाणा सरकार का कोई दखल नहीं है। हरियाणा पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है वो मैंने आपको बताई भी मोटे तौर पे ये है, इसमें और कुछ नहीं है। अब डेरे की जो चेकिंग हुई, उस चेकिंग में ना तो नरकंकाल मिले, ना पैसा मिला, ना हथियार मिले। जब कुछ नहीं मिला तो हाई कोर्ट ने एक शगुफा खड़ा कर दिया भी जिस भी डिपार्टमेंट का जो भी नुकसान हुआ है हमें बताओ। तो एक अनुमान के मुताबिक ये 300-350 करोड़ का नुकसान हुआ। अब हाई कोर्ट कहे भी हम जांच करेंगे भी ये जो पैसा है ये डेरा से वसूलना है या फिर सरकार इसकी भरपाई करेगी, भी कौन इसकी भरपाई करेगा। और पिछले 8 साल से ये केस हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके बीच अचानक से एक और मुद्दा भी उठता है भी डेरा की जो गांव की पंचायत है या जो गांव का गठन है ये फर्जी है, गड़बड़ है, क्या है, ये मुद्दा उठ जाता है। अब ये सारे मसले चल रहे हैं हाई कोर्ट में अभी भी। अब ये समझने की कोशिश कीजिए भी सरकार ने 25 अगस्त 2017 को लेकर जो प्लानिंग की, उस प्लानिंग के पीछे बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। सिरसा शहर की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट रही होगी, हरियाणा स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट होगी, सुरक्षा एजेंसियों की होगी, खुफिया एजेंसियां जो एजेंट होते हैं उनकी होगी। इस सारी रिपोर्ट को लेकर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा होगा और उसके बेसिस पे ये सारी तैयारी की गई होगी। लेकिन जितनी भी जांच रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एंटीसिपेट किया गया था, मतलब ये सोचा गया था भी ये होगा। अब इसके 2 मायने हैं। पहला ये कि जितनी भी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनी, इस रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में कुछ नहीं मिला, इसका मतलब डेरा की मैनेजमेंट के लोग इतने शातिर हैं कि वो सारी प्लानिंग कर गए और उसके बाद इस तरह से सारे सबूत मिटा गए कि पूरे देश की हर एजेंसी, हर यूनिट सच को पकड़ ही नहीं पाई। दूसरा भी, अगर डेरा की मैनेजमेंट निर्दोष है तो फिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इन सबको डेरा के खिलाफ एकजुट किया, इस सारी एजेंसीज को, और फिर डेरा की संगत को या कहें डेरा के पूरे मतलब समुदाय को खत्म करने की प्लानिंग की। तो दोनों एंड से हमें चीजें समझने की जरूरत है। अब क्योंकि कोर्ट जो है वो न्यूट्रल होती है, अब जब कोर्ट न्यूट्रल होती है और कोर्ट ही ये कह रही है भी इन लोगों को गोली मार दो, चाहे बच्चा है, बूढ़ा, जवान, महिला, कोई है, गोली मारो, खुली छूट है, तो जिसने भी ये प्लानिंग बनाई उसने कोर्ट के ये तीनों जज जिन्होंने ये गोली चलाने का ऑर्डर दिया, इनको भी अपने साथ मिलाया प्लानिंग में। तो अब 2 तरीके हैं, या तो डेरा की मैनेजमेंट इतनी शातिर है कि सब कुछ सफाया कर गई, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, मतलब सब देश की एजेंसियां धरी धराई रह गई। दूसरा
कि ये जितनी भी एजेंसियां, कोर्ट, सरकारें, जो भी था, इन सबको कोई ऐसी ताकत कंट्रोल कर रही है जो इन सबके इस्तेमाल से डेरा को खत्म कर देना चाहती है। पहला एस्पेक्ट ये है कि क्या डेरा की मैनेजमेंट बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया। तो ऐसे में मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी को एक ईमेल लिखा। मैंने कहा अभी या तो आपकी एजेंसियां गलत हैं, या फिर जो ये 3 जज थे, एस.एस. सरों, सूर्यकांत शर्मा और अवनीश झिंगन, भी ये किसी देशद्रोही ताकत के साथ मिले हुए हैं और ये कोर्ट की मतलब कुर्सी पे बैठ के नागरिकों को मार रहे हैं। तो ये आतंकवादी हैं तीनों, इनको पकड़ो। अगर ये सब सही है और इसके बावजूद डेरा की मैनेजमेंट सब कुछ गायब कर गई, तो इसका मतलब ये सारी एजेंसियों ने कोई अंडर कवर ऑपरेशन चलाया होगा। भाई आखिर ये हमारा इतना बड़ा फेलियर हुआ तो हुआ कैसे। तो मैंने कहा भी आपके पास कोई ऐसा ऑफिशियल अफसर हो जो इस सारे मसलों की जांच कर रहा हो, कृपया मुझे उसकी जानकारी दें, क्योंकि मेरे पास ऐसी जानकारी है जो आपकी रिपोर्ट को सही साबित कर देगी, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट बनी थी तो। अब गृह मंत्रालय से इस पर कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब या तो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई ही नहीं थी, ये सीधा सरकार का ऑर्डर था जिसमें ये तीनों जज शामिल थे और वो डेरा को खत्म करना चाहते थे। दूसरा कि इसमें सरकार का रोल भी नहीं था। जितनी भी एजेंसियों के जो भी अफसर हैं, ये सब खरीदे गए देश के दुश्मनों के द्वारा और उन्होंने प्लान किया भी डेरा को खत्म किया जाए। मतलब ये सारे किसी माफिया या किसी दुश्मन देश की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ये एस.एस. सरों, अवनीश झिंगन और सूर्यकांत शर्मा और सीबीआई कोर्ट का जज जगदीप सिंह लोहान। तीसरा कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसके बेसिस पे जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मान लिया कि हमारी रिपोर्ट झूठी थी और हम इस पे आगे कोई जांच नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन नाम की भी तो कोई चीज है भी। देश का कानून कहता है भी किसी भी पुलिस कार्रवाई या सरकारी कार्रवाई में अगर कोई भी नागरिक अननेचुरल डेथ मरता है तो बाय डिफॉल्ट मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक एफआईआर या कहीं अपनी एक रिपोर्ट दर्ज करनी होती है और इंडिपेंडेंट उसकी जांच करनी होती है। जिनको नहीं जानकारी उनको बता दें कि जो ये मानव अधिकार आयोग स्टेट लेवल पे भी होता है और सेंटर पे भी होता है, और इसमें जो स्टेट लेवल पे होगा उसमें हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो इसको लीड करते हैं, और जो सेंटर लेवल पे होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लीड करते हैं। मतलब ये आयोग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दाखिल करता है और ये किसी के भी खिलाफ जांच कर सकता है इंडिपेंडेंट तौर पे नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो इस केस में जहां इतने नागरिक मरे, ऑब्वियसली कोई ना कोई रिपोर्ट तो बनी होगी। तो हम जब ये रिपोर्ट देखते हैं तो आता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये एक स्टेज पे बोल दिया कि भाई हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मामला पेंडिंग है, इसलिए ये रिपोर्ट अब हाई कोर्ट चंडीगढ़ अपने हिसाब से वैसे ही देख लेगी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोई अपनी रिपोर्ट बनाई नहीं। अब पुलिस की रिपोर्ट कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, इसको जांचने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ नहीं किया। कुछ लोगों ने एक पिटीशन डाल दी, डेरा के प्रेमियों ने हाई कोर्ट में, कि 42 लोग नहीं मरे जी, बहुत ज्यादा मरे हैं और इस पे जांच होनी चाहिए। और ये पिटीशन है जो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन बेस बनाता है, और इस पिटीशन के बेसिस पे ये कह देता है भी जब ये पिटीशन है ही है तो फिर हमारी क्या जरूरत है। मतलब अगर कहें कि कोई ताकत ऐसी है जो इस देश की एजेंसियों को या हाई कोर्ट के तीनों जजों को या सीबीआई कोर्ट के जज को खरीद रही थी, तो उसने सिर्फ इनको नहीं खरीदा, उसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी खरीदा।
अब प्रैक्टिकली अगर ऐसा कोई सिंडिकेट एग्जिस्ट करता है जो देश की हर एजेंसी, हर यूनिट को, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट या इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, वो एक ऐसा नेटवर्क बनाए बैठा है जहां पे नागरिकों की सुनवाई बची ही नहीं है, तो समझ लीजिए भी ये देश किसी और के कब्जे में है, ये संविधान कानून के कब्जे में है ही नहीं। और अगर ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो इस देश में एक डेरा मैनेजमेंट के रूप में एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो इन सब एजेंसियों को, सब यूनिट्स को बेवकूफ बनाने की ताकत रखता है। क्योंकि अगर आप डेरा का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो डेरा मैनेजमेंट के जरिए जो अपराध किए गए उसमें सांप्रदायिक दंगे, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट, उसमें हत्याएं, उसमें लूटपाट, उसमें कब्जे करना, उसमें फर्जी पंचायत बनाना, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को अंजाम देना, ये सब शामिल है। मतलब एक तरफ एक ट्रैक रिकॉर्ड है भी, हर तरह का अपराध ये मैनेजमेंट अपने तरीके से करवा सकती है, लाखों लोगों को मरने या मारने के लिए तैयार कर सकती है, लेकिन ये सब निर्दोष हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत हो सकती है जो देश की सारी यूनिट्स को एकजुट करके किसी भी नागरिक को किसी भी स्टेज पे मरवाने की क्षमता रखती है। मतलब दोनों ही स्टेज पे आप जाएं तो जो देश का दुश्मन है या तो वो ये सारी एजेंसियों को काबू करे बैठा है या फिर वो डेरा की मैनेजमेंट को इस हद तक ट्रेनिंग दे रहा है कि वो किसी भी एजेंसी के पकड़ में ना आए। और अगर तीसरा ऑप्शन हो कि जो ताकत बैठी है ऊपर, ये डेरा की मैनेजमेंट को भी ट्रेंड कर रही है, ये इन एजेंसीज और ये सारे इंस्टीट्यूशंस को भी ट्रेंड कर रही है, तो ये समझ के चलिए भी ये देश प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं चला रहा, ये कोई और ही चला रहा है। अगर आप मेरी कही बात को सच मान लेंगे तो आपको लगेगा इस देश में कोई व्यवस्था बची नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसी ताकत एग्जिस्ट करती है जो किसी भी समुदाय को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी खत्म कर देगी और कोई ऐसा लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं है जो उस पर चेक लगाता हो, तो फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे किसी सामाजिक परिस्थिति में। दूसरा, अगर आप ये सोचें कि डेरा की मैनेजमेंट की ट्रेनिंग इस एंड पे है कि ये किसी भी लेवल की वारदात को अंजाम दें और कोई भी एजेंसी इनको पकड़ नहीं सकती, तो फिर आपको 2017 के बाद घटी इस देश में घटनाएं याद आएंगी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ सांप्रदायिक दंगा हो जो सीएए एनआरसी के विरोध में हुआ, चाहे पुलवामा में हुआ हमला हो, चाहे पहलगाम में हुआ हमला हो, चाहे नू में हुई हिंसा हो, चाहे किसान आंदोलन में मरे हुए लोग हों, जिनका कोई दोषी नहीं है, जिनका कोई आरोपी नहीं है। तो क्या डेरा की मैनेजमेंट इस एंड पे ऐसा सिस्टम जनरेट कर चुकी है जो इस देश की हर सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में सक्षम है? और तब जब गृह मंत्रालय इस पे संज्ञान ही नहीं लेता, अगर हम होम सेक्रेटरी को भी कहें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है भी ये संस्था ये सारे उल्टे काम कैसे कर पा रही है, तो दोनों ही स्टेज में किसे जिम्मेदार मानेंगे? कैसे आप यकीन करेंगे कि कोई सरकार, कोई व्यवस्था आपके लिए बनी है? मतलब जो कहानियां हम सुनते हैं भी, इस देश में एक विशेष विचारधारा के लोग सब कुछ कब्जा लेना चाहते हैं और इस तरह से भी वो किसी को भी मार दें तो कोई हर्ज नहीं, उनको कोई मारने का सोचे भी तो भी देशद्रोही साबित हो जाए। तो ये परिस्थिति है प्रैक्टिकली। अगर ये सब हम झूठ मान लें तो इसका दूसरा पहलू ये है कि 25 अगस्त 2017 को जो घटित हुआ वो वास्तव में वैसा नहीं था जैसा प्लान हुआ था। तो फिर ये प्लान बी और प्लान सी क्या था? अब मैं आपको एक एक करके बताऊं कि कौन सी स्टेज पे क्या प्लान हुआ, फिर उसको कोई सब्सटेंशिएट करे भी ये नहीं ये प्लान हुआ था। तो क्योंकि मैं वन वे बोल रहा हूं, सब्सटेंशिएट करने वाला कोई है नहीं और बारीकी में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको शुरू से एंड तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या मेरा कंक्लूजन है वही बता दूंगा। आप खुद अंदाजा लगाइए भी ऐसे जो हमारे साथ हुआ, हम ये मान लेते हैं भी ये सब सही है,
लेकिन असल में वो गलत होता है, और अपनी मूर्खता में या अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के चक्कर में हम उस गलत को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब ये बड़ा चैप्टर बन के हमारे सामने 25 अगस्त 2017 जैसी घटना के रूप में सामने आता है, तब हम ये भी रियलाइज नहीं करना चाहते भी वास्तव में ये हमारी वजह से ही हुआ है। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप ये समझना है भी कैसे इस सबके पीछे वास्तव में डेरा की संगत खुद ही रिस्पॉन्सिबल थी, और खुद उन्होंने ये सब कुछ गलत चीजों को पनपने दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। और एट द एंड जब ये सामने आया तो फिर दोष किसको दें? क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं भी पड़ोस में कोई हो, अगर उसके सामने आप अपने घर में किसी से मतभेद डिस्कस करोगे तो वो आपके घर में घुसेगा, और वो सिर्फ घुसेगा नहीं, वो आप पे ऐसी कमांड ले लेगा भी आपको हथियार बना के आप ही के परिवार को मार देगा। ये हर घर की कहानी है, किसका पड़ोसी वैसा होता है, कोई खुद वैसा होता है। तो घर के अंदर जितने भी कलह क्लेश हम सुनते हैं वो सबकी सबसे बड़ी वजह यही रहती है भी घर का व्यक्ति किसी बाहर के व्यक्ति पे घर के लोगों से ज्यादा भरोसा करता है, और फिर वो बाहर का व्यक्ति मौका पाकर उस घर को तोड़ देता है और उन घर के लोगों से अपने स्वार्थ साधता है। और जब तक ये चीज परिवार को समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक इसी तरह डेरा की संगत को ये समझना था भी हजूर संत जी ने जो डेरा सच्चा सौदा नामक परिवार गठित किया, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो डेरा से बाहर निकलकर अपने स्वार्थ साध रहे हैं, और फिर उन्हीं के इस्तेमाल से कैसे ये डेरा धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ता चला गया, और फाइनली ये प्लान बी और प्लान सी तैयार हुआ। तो हम ये चर्चा करेंगे भी एक्चुअल में ये प्लान था क्या और ये कितना खतरनाक था, और फिर ये जानने की भी कोशिश करेंगे भी आखिर ये प्लान बनाया किसने और कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल हुए, और जब ये प्लान फेल हो गया तो कैसे जो चीज नहीं भी हुई उसकी भी जांच सरकार ने बिठा दी, और कैसे वो सारी जांच बाद में गलत साबित हुई। ये सब चीजें आगे जानेंगे।